हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मेरा क्लासेस वंस अगेन इन ए न्यू वीडियो। हम जो है पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में क्या क्या मोल कॉन्सेप्ट देख लिया हमने। उसके बाद हमने देख लिया था एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एंड एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के बाद हमने देखा था स्टोइकोमेट्री क्या होती है। स्टोइकोमेट्री के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि अगर दोनों रिएक्टेंट सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल हों तो कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, एंड अगर मुझे केवल एक रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी हो तो हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। और मैंने लास्ट क्लास के इंट्रोडक्शन में ही आपको बताया था, इंट्रोडक्शन कह रहा हूं मैं, एंड में मैंने बताया था कि अगली क्लास में हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की जो स्टोइकोमेट्री से ही रिलेटेड होगा, जिसका नाम क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है समझते हैं। सबसे पहले एक जनरल लाइफ से एग्जांपल लेते हैं। मान लिया आपको एक पेन बनानी है। क्या बनानी है? एक पेन। तो आपको पता है एक पेन बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा, मुझे पेन की रिफिल चाहिए होगी, ठीक, और वो पेन वाला बॉक्स। सही बात है। अगर ये दोनों चीजें मैं मिला दूं तो मुझे एक पेन रेडी फॉर्म में मिल जाएगी। तो हम मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 रिफिल टोटल अवेलेबल थी। बच्चे कितनी अवेलेबल थी? 100 रिफिल्स, एंड 100 मुझे बॉक्स भी अवेलेबल थे। तो मैं कितनी पेन बना सकता हूं? आप सब लोगों सर क्या ही क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, कितने बनेंगे? 100 पेन बन जाएंगे, क्योंकि भाई 100 रिफिल्स हैं, 100 बॉक्स हैं। ठीक है भैया, दोनों को मिला करके हमने कितनी पेन रेडी कर दी? 100 पेन रेडी कर दी। अगर ऐसा होता कि मान लिया मेरे पास बॉक्सेस 100 के बजाय कितने होते, सिर्फ 50 बॉक्स अवेलेबल होते, और रिफिल अभी भी मेरे पास कितनी है? 100 ही है, और मैं आपसे पूछता टोटल कितनी पेन बनेंगी, तो आप लोग क्या बोलते हैं कि सर 50 पेन बनेगी। कितनी बनेगी? 50 बनेगी। कितनी बनेगी? 50। ऐसा क्यों भाई साहब? क्योंकि बॉक्स मेरे पास कितने अवेलेबल है? 50। मैं 50 पेन के अंदर 50 रिफिल मैंने इस्तेमाल कर ली, एंड टोटल 50 पेन्स मुझे मिल गई, और मेरे पास बाकी रिमेनिंग 50 रिफिल्स जो है बची रह गई। सही बात है। तो मेरे पास टोटल पेन कितनी बनी? 50 बनी। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। कैसे? अगर मान लिया मेरे पास रिफिल 50 होते एंड बॉक्सेस कितने होते? 100 होते, और मैं आपसे पूछता टोटल पेन कितनी बनेंगे, तो आप क्या बोलते कि सर टोटल पेन कितनी बनेगी मेरे पास? 50। सही बात। आपने देखा कि पिछले वाले में मैंने बोला 100 रिफिल्स हैं एंड 50 पेन्स हैं, तो नंबर ऑफ पेन्स कितनी बनी मुझे? 50 बनी। फिर मैंने बोला अगर मेरे पास ये 50 कर देते हैं, हाँ, मेरे पास अगर क्या है 50 रिफिल्स हैं एंड 100 बॉक्सेस हैं, तो पेन कितनी बनी? 50 बनी। यानी अगर आप इन दोनों टॉपिक्स या इन दोनों चीजों में एग्जांपल में ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको क्या दिखेगा कि सर जो कम क्वांटिटी में है, जिसका नंबर कम है, वही डिसाइड कर रहा है कि मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट पेन है वो कितनी बनेगी। जैसे देखो यहां पर दोनों में से कम क्वांटिटी में कौन था? तो यहां पर कम क्वांटिटी में तो कौन था? बॉक्सेस थे। अगर बॉक्सेस कम क्वांटिटी में थे तो पेन कितनी बनी? जितने बॉक्सेस थे उतनी पेन बनी। फिर देखा हमने दूसरे एग्जांपल में कि जब मेरे पास रिफिल कितनी थी? 50, तो मेरे पास पेन कितनी बनी? 50 बनी। मतलब अब मेरे पास रिफिल कम क्वांटिटी में थी तो पेन भी क्या बनी? 50 ही बनी। इसका मतलब क्या हुआ, जो चीज ज्यादा क्वांटिटी में है वो डिसाइड ही नहीं कर रहा है कि नंबर ऑफ पेन्स कितने बनेंगे। कौन डिसाइड कर रहा है कि नंबर ऑफ पेन कितने बनेंगे? जो चीज कम क्वांटिटी में है। ठीक, इसी को लेकर के हम एक रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं। मान लिया मेरे पास एक रिएक्शन हो रही है A प्लस B, ये दोनों कंबाइन करके एक कंपाउंड बना रहे हैं, मान लिया AB। ठीक है, एक कंपाउंड AB बन रहा है। अब मान लिया मेरे पास 2 ग्राम A है और 2 ग्राम B है, तो मेरे पास 4 ग्राम AB बनता है। सही बात है सर, 2 ग्राम A 2 ग्राम B और फिर 4 ग्राम B AB बनता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमने लिया। अब मान लेते हैं किसी गिवन कंडीशन में मुझे क्या दे रखा है कि भाई आपके पास 2 ग्राम तो A अवेलेबल है, लेकिन B कितना है? 1 ग्राम ही अवेलेबल। तो अब क्या होगा, क्या ये 4 ग्राम बनेगा? नहीं बनेगा। सही बात है, क्योंकि इसके 2 ग्राम को इसका 2 ग्राम चाहिए होगा, तब जाकर के 4 ग्राम बनता। बट अब तो B जो है वो अवेलेबल ही नहीं है 2 ग्राम। तो अब क्या करेंगे भाई साहब, अब देखेंगे कि भाई अगर इसका 1 ग्राम अवेलेबल है तो ये प्रोडक्ट कितना बनेगा? प्रोडक्ट कितना बनेगा मेरा? 2 ग्राम बनेगा। कैसे भाई साहब? इसका 1 ग्राम इस्तेमाल करेगा और इसका 1 ग्राम इस्तेमाल होगा, और 1 ग्राम मिलकर कितना बना देंगे? 2 ग्राम बना देंगे, और मेरा 1 ग्राम इसका बचा रह जाएगा। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा था कि 50 बॉक्स एंड 50 रिफिल्स तो 50 पेन्स, 100 बॉक्स 100 रिफिल्स तो 100 पेन्स,
बट अगर नंबर अलग अलग हो जाए, यानी बॉक्सेस मेरे पास 100 थे लेकिन रिफिल 50 थी, तो मेरे पास कितनी पेन बन रही थी? 50 ही पेन बन रही थी, और बाकी मेरे पास जो बॉक्सेस थे, जो 100 थे, उसमें से 50 बॉक्सेस बच गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन के समय में जो कम क्वांटिटी में होगा वही डिसाइड करेगा कि रिएक्शन कब तक चलेगी। क्यों? क्योंकि कुछ समय के बाद जो कम क्वांटिटी में सब्सटेंस है वो खत्म हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। अगर वो एग्जॉस्ट हो गया तो कुछ बचा नहीं, अगर कुछ बचा नहीं तो आगे रिएक्शन होगी नहीं। इसका मतलब रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए मुझे दोनों चीजें रिक्वायर्ड अमाउंट में चाहिए। अगर नहीं है तो जब जो कम क्वांटिटी में है वो क्या होगा? डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि रिएक्शन कब तक चलेगी। सही बात है। तो हमारे सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे? उसी के हिसाब से होंगे जो कम क्वांटिटी में था। फॉर एग्जांपल, मैंने एक रिएक्शन लिया, जैसे मान लिया मैंने लिया N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ये मेरे पास एक रिएक्शन है, और मैं मान लेता हूं इफ वी हैव 3 मोल ऑफ N2 एंड 5 मोल ऑफ H2, यानी N2 के कितने मोल हैं? 3 मोल हैं, और H2 के कितने मोल हैं? 5 मोल हैं। देन फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म। भाई कितने मोल्स NH3 के बनेंगे? सही बात है, ध्यान से देखना, समझना बात को। मेरे पास N2 के कितने मोल दे रखे हैं? मैंने लिखा रिएक्शन N2 प्लस 3H2 गिव्स कितना? 2NH3। बात सही है। मेरे पास अवेलेबल कितने मोल्स है भाई साहब? N2 के 3 मोल्स हैं। कितने मोल्स हैं? 3 मोल। इसके कितने मोल अवेलेबल हैं? 5 मोल। इसके कितने मोल बन रहे हैं? 2 मोल बन रहे हैं। बात सही है। अब सुनिए, अगर मैं नॉर्मली बोलूं तो मेरे पास 1 मोल अगर N2 का मेरे पास है तो उसके लिए मुझे 3 मोल H2 चाहिए होंगे। कितने मोल H2 की जरूरत होती है? रिक्वायर्ड 3 मोल ऑफ H2। बात सही है सर। इस रिएक्शन से देख के मुझे क्या पता चल रहा है कि 1 मोल N2 को अगर रिएक्शन करना है तो मुझे 3 मोल किसके चाहिए होंगे? हाइड्रोजन के चाहिए होंगे। बात सही है। अब मेरे पास हैं कितने मोल्स N2 के? सर हैं 3 मोल। तो मैं बोलूंगा कि अगर मेरे पास 3 मोल ऑफ N2 है तो इसको कितना मोल चाहिए होगा H2 के? 3 इंटू में 3 मोल ऑफ H2। तो 3 इंटू में 3 मतलब 9 मोल ऑफ H2। यानी अगर मुझे 3 मोल नाइट्रोजन को रिएक्ट कराना है हाइड्रोजन से तो हाइड्रोजन का कितना अमाउंट चाहिए होगा? मुझे 9 मोल चाहिए होंगे। क्या 9 मोल्स मेरे पास अवेलेबल है? नहीं सर, मेरे पास तो 5 ही मोल अवेलेबल है। इसका मतलब क्या हुआ? इस पूरी रिएक्शन की प्रोसेस के अंदर हाइड्रोजन जो होगा वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि आपके पास हाइड्रोजन तो है ही नहीं। तो अब क्या करेंगे? मुझे ये पता चल गया कि जो चीज मुझे चाहिए थी 9 मोल वो है कितनी? 5 मोल। तो हाइड्रोजन मेरा क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रीएजेंट हो जाएगा। हाइड्रोजन मेरा क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रीएजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रीएजेंट होगा। जैसे ही मुझे पता चल गया कि लिमिटिंग रीएजेंट कौन है, तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा उसी लिमिटिंग रीएजेंट की इंफॉर्मेशन को लेकर के। जो एक्सेस में मौजूद है उसको मैं बिल्कुल इग्नोर मार दूंगा। सही बात है। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे आगे प्रोसीड करेंगे। भाई मुझे पता चल गया कि लिमिटिंग रीएजेंट कौन है, बताओ सर। लिमिटिंग रीएजेंट तो मेरा कौन है? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन मेरा लिमिटिंग रीएजेंट। सही बात। मैंने रिएक्शन लिखी N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। सही बात। तो अब मैं लिखूंगा कि 3 मोल ऑफ H2 विल गिव कितना? 2 मोल ऑफ NH3, यानी 2 मोल अमोनिया बनाएगा। और मेरे पास है कितने मोल्स भाई साहब हाइड्रोजन के? हाइड्रोजन के मेरे पास 5 मोल हैं। तो पहले मैं निकाल लूं 1 मोल से कितना बनेगा। तो 1 मोल ऑफ H2 विल गिव कितना? 2/3 मोल ऑफ NH3। हैं कितने मेरे पास? 5 मोल्स। मैं बोलूंगा 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन विल गिव या विल प्रोड्यूस कितना भाई साहब? 2/3 इंटू में 5 मोल ऑफ NH3। मतलब कितना बनेगा भाई साहब? 10 अपॉन में
3 मोल ऑफ NH3। तो मुझे मिल गया NH3 कितना बनेगा 10/3 मोल। सही बात है। तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, बस डिफरेंस किसका आया है कि भाई साहब यहाँ पर मुझे 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट अगर हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन दी होगी, मुझे चेक करना है कि कौन सा कम क्वांटिटी में अवेलेबल है, यानी लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। जब मुझे ये पता चल जाएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन को उसी हिसाब से प्रोसीड करूंगा, लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से सॉल्व करूंगा। सही बात है। अगर कभी पूछ ले कि भाई ये बता दो कितने मोल्स बच गए, किसके, कितने मोल्स बच गए किसके, नाइट्रोजन के, क्योंकि नाइट्रोजन एक्सेस में था ना, लिमिटिंग कौन है, हाइड्रोजन, तो एक्सेस में कौन होगा, नाइट्रोजन। तो अगर आपसे पूछ ले कि नाइट्रोजन से कितने मोल्स बच गए तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैं ये पता कर लूं अगर कि नाइट्रोजन के कितने मोल इस्तेमाल हुए हैं तो मुझे पता चल जाएगा। टोटल गिवन 3 मोल्स हैं, यूज कितने हुए हैं ये मैं जानकारी निकाल लूं। अगर ये इंफॉर्मेशन पता चल गई तो मैं गिवन में से यूज्ड को माइनस कर दूंगा और मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल अनरिएक्टेड मोल, यानी कितना बच गया। तो निकालते हैं भाई। तो मैंने बोला आपको कि भाई पहले हमें पता करना है कि कितने मोल मेरे पास बचे हैं नाइट्रोजन के। तो मैं क्या करूंगा कि भाई साहब 3 मोल ऑफ H2 विल रिक्वायर कितना, 1 मोल ऑफ N2। बात सही है। तो 1 मोल ऑफ H2 विल रिक्वायर, भैया 1 मोल H2 को क्या चाहिए होगा, 1/3 मोल ऑफ N2 चाहिए होगा। और ये बताओ आपके पास कितने मोल थे हाइड्रोजन के, 5 मोल थे, तो मैं बोलूंगा 5 मोल ऑफ H2 विल रिक्वायर कितना, 1/3 इंटू में 5 मोल ऑफ 1/3 इंटू में 5 मोल ऑफ N2। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 5/3 मोल ऑफ, इतना यूज हो जाएगा। अब मैं निकालूं अनरिएक्टेड, यानी कितना मोल बच गया, अनरिएक्टेड मोल ऑफ N2 थे कितने, 3 थे, यूज कितने हो गए 5/3, तो कितना बच गया, 3 3 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, 3 3 जा 9 माइनस 5 में कितना 3, तो कितना बच गया 4 मतलब इतना मोल मेरा बचा रह गया। क्लियर बात है। तो अगर स्टोइकोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो क्या क्या हो सकता है लिमिटिंग रिएजेंट के केस में, एक तो नॉर्मल आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपको पता करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट है कौन, और फिर उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपने सॉल्व कर लिया तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो मोल, जो नंबर, जो रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में था वो कितना बच गया है, ये भी आपको निकालना पड़ सकता है। तो अगर निकालना पड़े तो हम पता कर लेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट जो है उसके हिसाब से कितना मोल मुझे चाहिए था उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट का, और फिर उसके अवेलेबल में से माइनस कर देंगे तो बचा हुआ मेरा आ जाएगा आंसर। क्लियर बात है। तो देखते हैं एक क्वेश्चन हमारे पास है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, चेक करते हैं इसको। क्या कह रहा है, कह रहा है N2H2, ठीक है भाई वही रिएक्शन है जो भी हम पीछे कर रहे थे। कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 2 × 10³ ग्राम ऑफ N2 रिएक्ट विद 10³ ग्राम ऑफ H2। मतलब देखते हैं पहले क्या क्या दे रखा है। मेरे पास रिएक्शन दे रखी है N2 + H2 गिव्स 2NH3। बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन, क्योंकि बैलेंसिंग जरूरी है, 3 लगा दिया हमने तो हो गया मेरे पास बैलेंस रिएक्शन। अब इस बैलेंस रिएक्शन के अंदर ये बताओ मुझे क्या क्या गिवन है। मुझे दे रखा है सर वेट ऑफ N2, वेट ऑफ N2 कितना है 2 × में 10³ 2 × में 10³ ग्राम ऑफ N2। सही बात है, 2 × 10³ अगला बताओ मेरे पास वेट ऑफ H2 कितना दे रखा है सर 10³ ग्राम। क्या मैं मोल्स निकाल सकता हूं, यस। तो नंबर ऑफ मोल्स n ऑफ H2 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 निकालूं तो मैं क्या लिखूंगा सर वेट अपॉन में मोलर मास। वेट कितना दे रखा है, वेट दे रखा है 10³ अपॉन में मोलर मास कितना होगा H2 का 2 होगा। सही बात है। तो कितना आ जाएगा, इसको लिख सकता हूं 10 × में 10² अपॉन में 2, इससे कट किया कितना आ गया 5 × 10² मोल्स। कितने हो गए, ये मेरे पास मोल आ गए।
क्या आ गया मेरे पास, ये मोल। बात सही है, ठीक। मोल मुझे मिल गए किसके, हाइड्रोजन के। अब नाइट्रोजन के मोल निकाल लेते हैं। तो W अपॉन में मोलर मास, वेट कितना दे रखा है भाई साहब, 2 × 10⁻³ अपॉन में कितना, नाइट्रोजन का मास कितना होगा, एक का 14 होता है, 2 है तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अगर मैं इससे डिवाइड करूं कितना आ जाएगा, 14, तो मतलब 1/14। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 × में 10⁻², कोई दिक्कत, इसको कर सकता हूं 2 × 5 = 10 एंड 2 × 7 = 14, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 5/7 × 10⁻², कोई दिक्कत तो नहीं, ऑफ मेरे पास नाइट्रोजन के मोल्स इतने हैं। सही बात है। अब मुझे क्या पता करना है, मोल्स निकाल लिए, लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना है कि सर लिमिटिंग रिएजेंट है कौन। तो इसके लिए कहीं एक से शुरू कर देते हैं, नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बोलूं कि 1 मोल नाइट्रोजन विल रिक्वायर, 1 मोल नाइट्रोजन को कितना हाइड्रोजन चाहिए, 3 मोल हाइड्रोजन, ठीक। तो मेरे पास हैं कितने मोल्स नाइट्रोजन के, 5/7 × में 10⁻² मोल ऑफ N2 अवेलेबल। इसको कितना चाहिए होगा हाइड्रोजन, तो विल रिक्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 × में मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 5/7 × 10⁻² मोल ऑफ H2 से। क्लियर होगी बात। अब सुनो, 3 × में 5 कितना हो जाएगा, 15/7 × 10⁻² मोल, और 15/7 मतलब कितना आ जाएगा, 7 × 2 = 14, यानी अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अगर 2 पॉइंट समथिंग आ गया, इंटू में 10⁻² मोल ऑफ H2, मोल ऑफ H2। अब सुनना मेरी बात, मेरे पास है कितना, 2 पॉइंट समथिंग मोल चाहिए, और मेरे पास है कितने भाई साहब, मेरे पास है 5 × 10⁻², तो मेरे पास तो अवेलेबल है सफिशिएंट अमाउंट में। चाहिए था मुझे अप्रोक्सीमेटली 2 मोल, और है कितने, 5 × 10⁻², मतलब मेरे पास हाइड्रोजन जो है ऑलरेडी एक्सेस में अवेलेबल है। अगर मेरे पास हाइड्रोजन ऑलरेडी एक्सेस में अवेलेबल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिटिंग रिएजेंट अब की बार कौन सा है, नाइट्रोजन है। कौन है, नाइट्रोजन है। तो अब क्वेश्चन किसके हिसाब सॉल्व होगा, नाइट्रोजन के हिसाब सॉल्व होगा। तो अब मुझे ये पता चल गया कि सर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो मैं लिखूंगा हेंस लिमिटिंग रिएजेंट इज नाइट्रोजन। सही बात, लिमिटिंग रिएजेंट मेरा क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया। रिएक्शन क्या थी, N2 + 3H2 gives 2NH3। कितने मोल्स अवेलेबल थे, इसके थे मेरे पास 5/7 × 10⁻², और इसके मेरे पास थे कितना, 5 × 10⁻², और ये तो एक्सेस में है, तो इसको मुझे अब देखना नहीं है। लिमिटिंग कौन है, ये मेरा है लिमिटिंग रिएजेंट, तो मुझे इसके साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखते हैं क्या करेंगे भाई साहब। मैं बोलूंगा 1 मोल ऑफ N2 विल प्रोड्यूस, कितना अमोनिया बनाएगा, 1 मोल नाइट्रोजन से मेरी अमोनिया बनती है 2 मोल। कितनी मोल बनती है, 2 मोल, तो 2 मोल ऑफ NH3। क्लियर। अब अगर यहां तक हो गया भैया, 1 मोल से बन रही है कितना, 2 मोल, तो मेरे पास अवेलेबल मोल्स कितने हैं, 5/7 × 10⁻²। तो मैं बोलूंगा 5/7 × 10⁻² मोल ऑफ नाइट्रोजन will produce कितना, 2 × में 5/7 × में 10⁻² मोल ऑफ NH3। सही बात, NH3। तो कितना हो जाएगा, 10/7 × 10⁻² मोल ऑफ NH3। बात समझ में आई। अब मुझे चाहिए था क्या था, वेट या मोल। क्वेश्चन में पूछ रहा है भाई साहब वेट, क्योंकि सब कुछ तो वेट में दे रखा है, तो मोल्स को वेट में कन्वर्ट करने आता है, बिल्कुल किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मोलर मास से। तो मेरे पास आ गया है कितना भाई साहब, 10/7 × 10⁻² मोल्स ऑफ NH3। इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मोलर मास में। तो 10/7 × 10⁻², मोलर मास कितना होता है अमोनिया का, 17, तो इंटू में जा कर देंगे 7। कैसे निकाला, पहले भी बता रखा हूं, 14 होता है नाइट्रोजन का, प्लस 3 हाइड्रोजन है मेरे पास, एक हाइड्रोजन कितना होता है, एक, कितना हो गया 14 + 3, यानी टोटल कितना आ गया, 17 आ गया। सही बात है। तो अगर मैं इसको करूंगा 170/7 × 10⁻²,
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 17/7 इंटू 10 की पावर 2, और आपका मन करे इसको डिवाइड कर दो, तो 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, कितना बच गया 3 बच गया, पॉइंट लगा दिया मैंने, तो 30 हो जाएगा, तो 7 4 जा 28 इंटू 10 की पावर 2 ग्राम ऑफ NH3। क्लियर बात। तो यहां तक मुझे पता चल गया कि मेरे पास नाइट्रोजन यानी अमोनिया जो है, अगर मैं नाइट्रोजन का इस्तेमाल करूं 5/7 मोल, तो कितना बनेगा मेरे पास अमोनिया। अच्छा बच्चे, एक छोटी सी मिस्टेक यहां थी, पावर कितनी थी 3, इसको करेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने यहां पावर कितनी हो जाएगी, हाँ कहां गया, यहां पे कितनी हो जाएगी पावर 10 की पावर 3 हो जाएगी। क्लियर। यहां पर पावर 0 हटाएंगे तो 0 यहां जाएगा, कितना हो जाएगा 10 की पावर 3, कितनी हो जाएगी 10 की पावर 3। क्लियर है यहां तक, ठीक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कि अब मुझे क्या चाहिए, कह रहा विल एनी ऑफ द रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड, क्या कोई रिएक्टेंट ऐसा है जो रिएक्ट नहीं होगा कंप्लीटली। यस, क्योंकि आपको पता है कि हम क्वेश्चन किससे सॉल्व कर रहे हैं, लिमिटिंग रिएजेंट का। इसका मतलब दूसरा रिएक्टेंट कैसा होगा, एक्सेस अमाउंट में होगा, तो जो एक्सेस अमाउंट में होगा वो बचा हुआ रह जाएगा। तो एक्सेस अमाउंट में कौन था, अभी हमने लिखा था भाई, एक्सेस अमाउंट में मेरे पास कौन सा रिएक्टेंट था, हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन बचा रह जाएगा। तो पहला हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, यस बचा रह जाएगा। क्या बचा रह जाएगा, हाइड्रोजन। क्या बचा रह जाएगा, हाइड्रोजन। तो क्या लिखेंगे भाई साहब, एक मिनट जस्ट, क्या लिखेंगे, यस हाइड्रोजन विल रिमेन अनरिएक्टेड, अनरिएक्टेड, हाइड्रोजन अनरिएक्टेड रह जाएगा। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितना हाइड्रोजन बचा रह जाएगा, कितना हाइड्रोजन बचा रह जाएगा। अब ये कैसे पता करेंगे, अभी जस्ट मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर आपसे पूछे कि अनरिएक्टेड रिएक्टेंट कितना रह गया है, तो सबसे पहले ये पता कर लो कि कितना वो रिएक्टेंट यूज हो गया है। अगर मुझे ये पता चल गया कि कितना वो यूज हुआ है, तो मैं सब्ट्रैक्ट करके गिवन में से क्या निकाल लूंगा, अनरिएक्टेड रिएक्टेंट निकाल लूंगा। तो रिएक्शन फिर से इस पेज पे भी लिख लेते हैं, कितना है भाई साहब 2NH3, ठीक है। इसके अवेलेबल मोल कितने थे, 5/7 इंटू 10 की पावर 2, इसके कितने थे 5 इंटू 10 की पावर 2 मोल्स। क्लियर बात। अब देखते हैं कि कितना हाइड्रोजन यूज हुआ है। मैं बोलूंगा कि 1 मोल ऑफ N2 विल रिक्वायर कितना 3 मोल ऑफ H2, 3 मोल ऑफ, तो 5/7 इंटू 10 की पावर 2 मोल्स ऑफ N2 विल रिक्वायर, कितने मोल्स को क्या चाहिए भाई साहब 3 इंटू में 5/7 इंटू 10 की पावर 2 मोल ऑफ H2 चाहिए। बात सही है, तो हो जाएगा 15/7 इंटू 10 की पावर 2 मोल ऑफ H2। क्लियर हो गई बात, ठीक। इतना चाहिए होगा, है कितने मेरे पास 5 इंटू 10 की पावर 2, तो मैं लिखूंगा अनरिएक्टेड, बचा हुआ कितना है, अनरिएक्टेड मोल्स ऑफ H2 कितना है भाई साहब मेरे पास टोटल 5 इंटू 10 की पावर, रिएक्ट कितना हुआ, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे 15/7 इंटू 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 कॉमन ले लें, तो बच जाएगा मेरे पास 5 माइनस 15/7, और कॉमन ले लिया कितना 10 की पावर 2, तो कितना बच जाएगा भाई साहब 7 5 जा 35, 35 में से 15 सब्ट्रैक्ट किया कितना बच जाएगा 20, तो 20 और नीचे कितना आ जाएगा 7 और इंटू 10 की पावर क्या 2 मोल्स। अब अगर मान लिया मुझे इसको कन्वर्ट करना हो किसमें, ग्राम में, तो क्या करूंगा मैं, हाइड्रोजन के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 20/7 इंटू 2 और इंटू 10 की पावर 2। अब एक 0 वहां जाएगा तो पावर कितनी हो जाएगी 10 की पावर 3, तो 2/7 और यहाँ क्या था इंटू में 2 और मैंने इसकी पावर कितनी कर दी 10 की पावर, तो हो जाएगा 4/7 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम। सही बात, इतना हाइड्रोजन बचा हुआ रह जाएगा। ठीक, तो सिंपल था कि अगर आपको पूछे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, चेक कैसे करते हैं, आपको बता दिया गया है। इसके बाद
अगर कोई रिएक्टेंट एक्सेस में है तो वो कितना बच जाएगा, ये अगर आप पता करने के लिए बोले तो सिंपल सा क्या करना है, सबसे पहले पता करना है कि कितना यूटिलाइज हो गया है। और आपको जब पता चल गया कि कितना यूटिलाइज हुआ है, उसके बाद आप जो क्या करना है कि यूटिलाइज को सब्ट्रैक्ट कर देना है गिवन अमाउंट में से, आपको मिल जाएगा अनरिएक्टेड अमाउंट। क्लियर बात है? ठीक है। अगला टॉपिक जो हमारा है बच्चे वो है रिएक्शन इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपने जो है अपने घर में डेली इस्तेमाल ही करते हो, शुगर सॉल्यूशन। जब कोई मेहमान आता है तो क्या करते हो, शरबत पिलाते हो ना। तो जो है शरबत में क्या होता है, चीनी, पानी और कभी कभी नींबू भी डाल देते हो। तो चीनी, पानी और नींबू का जो शरबत बना रहे हो एक्चुअली क्या है, सॉल्यूशन। आपने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि जब हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टी, तो हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस होता है और एक मिक्सर होता है। एक क्या होता है, मिक्सर। और मिक्सर में आपने दो पढ़े थे, एक होमोजेनस मिक्सचर होता है और क्या होता है, एक हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है। सही बात है। तो हेटेरोजेनस मिक्सचर जो है वो क्या है, आप एक मूंगफली आती है जिसमें मूंगफली के दाने और जो है नमकीन होती है, जिसमें अलग अलग वैरायटी की नमकीन मिक्स कर दिया, तो वो क्या है, हेटेरोजेनस मिक्सचर है। जहां पर अलग अलग वैरायटी की चीजें हैं और आपको सब क्लियरली दिख रहा है, तो वो क्या है, हेटेरोजेनस मिक्सचर। लेकिन जब आप सॉल्यूशन की बात करते हो, आपने चीनी को पानी में डिजोल्व किया, तो आप क्या देखते हो कि चीनी पानी में डिजोल्व होने के बाद आपको सेपरेट दिखाई देती नहीं है, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाती है पानी के अंदर। इसके अलावा अगर मैं उस शुगर सॉल्यूशन में से ऊपर से एक स्पून निकालूं और टेस्ट करूं, तो मुझे टेस्ट वही मिलेगा, मैं बॉटम से निकालूं वही मिलेगा। यानी कहीं से भी मैं देखूं तो शुगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गई है पूरे के पूरे वाटर के अंदर। तो जब ऐसा कोई मिक्सर मुझे मिले जिसमें सॉल्वेंट के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो मैं उसके क्या बोलता हूं, सॉल्यूशन बोलता हूं। क्या बोलता हूं, सॉल्यूशन। तो अगर बेसिकली मैं सॉल्यूशन की बात करूं, सॉल्यूशन होता क्या है, तो सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सर। कैसा मिक्सर है, होमोजेनस मिक्सर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, टू और मोर कंपोनेंट, यानी दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स को जब हम आपस में मिक्स कर देते हैं तो इससे जो मिक्सर बनता है उसे मैं क्या बोलता हूं, होमोजेनस मिक्सर या सॉल्यूशन बोलता हूं। अब सुनना मेरी बात, मैंने बोला कि सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स दो होंगे या तो दो से ज्यादा होंगे। तो भाई साहब कंपोनेंट्स अगर दो या दो से ज्यादा होंगे तो उसमें एक होगा मेरे पास सॉल्वेंट और क्या होंगे, सॉल्यूट होगा। सॉल्वेंट क्या होता है, इन जनरल हम बोल देते हैं कि जो एक्सेस अमाउंट में है, जो किसमें है, एक्सेस इन अमाउंट, जिसका अमाउंट एक्सेस में है, जैसे पानी और चीनी में एक्सेस में क्या लेते हो, पानी, तो पानी को हमने क्या बोल दिया, सॉल्वेंट। जबकि दूसरा जो लेस अमाउंट में है उसको हम क्या बोल देते हैं, सॉल्यूट। इन जनरल यहां अभी हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट ये दोनों चीजें इस्तेमाल होंगी। अगर मैं कहीं कैपिटल ए या 1 लिखूं, इसका मतलब मैं सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं। अगर मैं कहीं बी या फिर 2 लिखूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, सॉल्यूट की बात कर रहा हूं। और अगर मैंने कहीं क्या लिख दिया है, एस लिख दिया है, इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, सॉल्यूशन की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा WS, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं वेट ऑफ सॉल्यूशन की। किसकी बात कर रहा हूं, वेट ऑफ सॉल्यूशन। मैंने कहीं लिख दिया WA, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं किसकी, वेट ऑफ सॉल्वेंट की, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैंने कहीं लिख दिया WB, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं किसकी, वेट ऑफ सॉल्यूट की। सही बात है। कैपिटल M से किसको लिखते हैं, मोलर मास को। अगर मैंने लिख दिया MA, इसका मतलब मैं क्या बात कर रहा हूं, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैंने लिख दिया कैपिटल M NB, इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर हुई बात। अच्छा ऐसे ही अगर मैंने मान लिया कि कहीं पर Na लिख दिया, Na मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए के लिए किसको लिखेंगे, सॉल्वेंट। अगर मैंने कहीं लिख दिया NB, इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्लियर हुई बात। मतलब ये ए और बी कहीं भी अगर आपको लिखा हुआ मिले तो आपको पहचान जाना है मैं किसकी बात कर रहा हूं। W लिखा हुआ है वेट होगा, कैपिटल M है मोलर मास होगा, और Na या NB लिखा हुआ है मतलब नंबर ऑफ मोल्स होंगे रिस्पेक्टिवली सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के। क्लियर बात है। तो इसके अंदर मेरे पास सबसे पहले एक टर्म आती है कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या आते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स। आपको ज्यादा कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े नहीं है यहाँ पर, क्योंकि डिटेल्स में आपको मिलेगा क्लास 12 में एक चैप्टर मिलेगा सॉल्यूशन, वहां आप सॉल्यूशन को डिटेल में पढ़ोगे। सॉल्यूशन के टाइप्स क्या होते हैं, बाइनरी, टर्नरी,
इसके बाद जो है और कौन कौन से टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट्स एंड जो है अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन और उनसे रिलेटेड कैलकुलेशन जो भी चीजें हैं वो आप बहुत डिटेल में स्टडी करोगे कहां पर क्लास 12 में। आपका पहला चैप्टर ही है सॉल्यूशन। यहां पर हम कुछ लिमिटेड टर्म्स की बात करेंगे, जैसे क्या क्या। एक तो हम बात करेंगे मोलैरिटी की, हम बात करेंगे मोलैलिटी की, हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की, और एक थोड़ा सा हम देखेंगे पीपीएम क्या होता है, यानी देखेंगे मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज बोल दो क्या होता है, मास परसेंटेज। मतलब इनकी हमें बात करनी है थोड़ी थोड़ी सी। देखते हैं क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे मोलैरिटी। किसकी बात करते हैं? मोलैरिटी। क्या होती है मोलैरिटी? अगर हम डिफाइन करें मोलैरिटी को तो मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना मोल्स हैं सॉल्यूट के, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। क्या बोलते हैं उसको हम? मोलैरिटी। अगर हम बात करें फॉर्मूले की तो ये मोलैरिटी का सिंबल पहले कैपिटल एम होता है, इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मैंने लिखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक, अपॉन मैंने क्या बोला, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन या 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोला? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं लिखूंगा नीचे क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा किस में होगा? लीटर में। क्लियर? अब सुनना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको क्या मैं NB लिख सकता हूं, ठीक, अभी मैंने बताया था सिंबल। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैं VS इन लीटर ऐसे लिख सकता हूं, यानी कैपिटल M इज इक्वल टू, मेरे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा ये। और आपको ये बात पता है कि अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात करूं यानी NB की, तो ये क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं यहां से तो मुझे क्या मिलेगा, कैपिटल M इज इक्वल टू WB अपॉन में MB इंटू में VS। अब सुनना, क्योंकि इन जनरल वॉल्यूम मेरे पास कई बार क्वेश्चंस में आपको ml में मिलेगा, तो अगर ml में मिलेगा तो लीटर को ml में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, और ये वॉल्यूम में किसमें ले लूंगा, ml के अंदर। और क्लियर बात है? तो अगर आपको क्वेश्चन में ml में दे रखा है और वेट दे रखा है एंड मोलर मास आपको पता है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। और डायरेक्टली अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है तो आप क्या लगा दोगे, ऊपर वाला फॉर्मूला लगा लो। दोनों फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब इन दोनों फॉर्मूले के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज और, कि कई बार क्वेश्चन में आपको दे देगा लिख के कैपिटल 3M, कैपिटल 2M, ठीक, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। तो इसके लिए एक और बात करता हूं मैं SI यूनिट की, कि जो मोलरिटी होती है इसकी SI यूनिट होती है मोलर, और मोलर को हम सिंबल में लिखते हैं कैपिटल M। जब लिखा हुआ है 3M या 2M, इसका मतलब आपको ये गिवन क्वांटिटी कौन सी है, मोलरिटी है। क्या है? मोलरिटी है। अब इसको रीड करना भी आना चाहिए। अगर मान लिया कहीं लिखा हुआ है 2M, इसका मतलब क्या हुआ, 2 मोल्स हैं, क्या, 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट के कितने मोल हैं, 2 मोल। किसमें? इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन मेरे पास 1 लीटर है और उस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 2 मोल हैं सॉल्यूट के। बात आई समझ में? अब दोनों ध्यान से, यहां लिखा हुआ है 3M, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 मोल्स किसके, सॉल्यूट के, किसमें, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास 3 मोल हैं सॉल्यूट के। क्लियर हुई बात? रीड करना आना चाहिए, डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और दूसरा आपको ये दोनों फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो ये बात हो गई मोलरिटी, सही बात है, ये बात होगी किसकी, मोलरिटी। अब सुनना, मोलरिटी के बाद मेरे पास अगली जो टर्म आती है वो है मोलैलिटी। क्या है वो? मोलैलिटी। मोलैलिटी सिमिलर है कुछ मोलैलिटी के, स्मॉल m से लिखते हैं इसको, और ये कहता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखना, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। अब फॉर्मूला भाई साहब पहले की तरह ही, अगर मैं स्मॉल m लिखूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे लिखते हैं, NB से। मैंने बोला 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी वेट ऑफ लेते हैं किसका, सॉल्वेंट का, तो WA लिख दूंगा, और ये किस में लेना है मुझे, kg में। सही बात। अगर मैं इसकी SI यूनिट निकालूं
तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मोलल। क्या होती है? मोलल। ठीक है ना। या फिर अगर आप देखो तो यहां से भी तो निकाल सकते हो, इसकी यूनिट क्या होती है? मोल्स। और नीचे क्या है? वेट है। इसको मैं पर केजी बोल सकता हूं, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? मोल्स पर केजी, या फिर आ जाए मोल्स पर ग्राम, ये भी तो हो सकता है। सही बात। बट इन जनरल हम इस्तेमाल कौन सी यूनिट करेंगे? मोलल। अच्छा, मोलल में सिंबल कौन सा इस्तेमाल करेंगे? स्मॉल एम। कौन सा? स्मॉल एम। अगर मैं मोलरिटी की तरह ही इसको कन्वर्ट करूं तो आपको पता है मैं एनबी को लिख सकता हूं डब्ल्यूबी, और आपको पता है अगर मैं केजी को ग्राम में कन्वर्ट करूंगा 1000 से मल्टीप्लाई और नीचे एमबी आ जाएगा, और यहाँ डब्ल्यू अब किस में हो जाएगा? ग्राम में हो जाएगा। क्लियर बात। तो ये दो फॉर्मूले मेरे पास फिर से आ गए। और वही सेम चीज अगर यहां पर भी लिखा हो कहीं पर 2 स्मॉल एम, इसका मतलब ये क्या दे रखी है? मोलरिटी दे रखी है। रीड कैसे करेंगे? 2 मोल्स हैं किसमें? इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट के अंदर 2 मोल्स आपके किसके हैं? सॉल्यूट के। 2 मोल्स किसके हैं? सॉल्यूट के। क्लियर हुई बात? ठीक, आगे बढ़ता हूं। ये बात हो गई किसकी? मोलरिटी की। मोलरिटी के बाद मैंने अगली टर्म कौन सी बताई थी? मोल फ्रैक्शन। क्या बताया था? मोल फ्रैक्शन। अब जैसे कि नाम ही है इसका फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? रेशियो। क्या होता है? रेशियो। तो मोल फ्रैक्शन क्या है? रेशियो है। किसका रेशियो भाई साहब? मोल का रेशियो होगा। तो क्या है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू the number of moles of all components। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे यहां निकालना है रेशियो, और सिंपल इसकी सिंबल की बात करूं मैं, अगर इसका सिंबल की बात करता हूं तो क्या होता है? काई। क्या होता है? काई। अगर मान लिया मैं मोल फ्रैक्शन किसकी बात कर रहा हूं? सॉल्यूट की। भाई मोल फ्रैक्शन किसका? सॉल्यूट का। तो मैं लिख दूंगा इसको काई बी। अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं? सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन की, तो मैं लिख दूंगा काई ई। फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई साहब? देखो ध्यान से, काई बी मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। किसका मोल्स फ्रैक्शन निकाल रहा हूं मैं? सॉल्यूट का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखूंगा टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। अब कितने कंपोनेंट्स होंगे किसी सॉल्यूशन में? 2 ही तो होंगे, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो मैंने बोल दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। क्लियर। अब मोल्स निकालने तो आपको आते हैं कैसे? NB या Na जो भी आपको निकालना है WB अपॉन में MB से आ जाएगा, और अगर आपको Na निकालना है तो क्या आ जाएगा? WA अपॉन में MA से आ जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब सुनो मेरी बात। इसके बाद मेरे पास अगर मान लिया सॉल्यूट के अलावा सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पूछ लेता तो क्या बोलते हैं सर? काई A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A ऊपर रख देंगे एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B नीचे रख देंगे। अब आपको अगर दिख रहा है कि अगर मैं काई A और काई B को प्लस करूं तो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, क्योंकि भाई देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो न्यूमरेटर भी आ जाएगा Na प्लस NB, और अगर दोनों Na प्लस NB हो गए तो काई A और काई B कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका मतलब अगर मुझे एक का मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल सकता हूं? जस्ट सब्ट्रैक्ट करके 1 में से। क्लियर? अच्छा, इसकी यूनिट्स होनी चाहिए क्या? यूनिटलेस होता है। कैसा होता है? यूनिटलेस। कैसे भाई साहब? क्योंकि ये तो रेशियो है ना, तो यहां भी मोल्स यहां भी मोल्स, तो मोल से मोल क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, मतलब कोई यूनिट नहीं आएगा। तो रेशियो की यूनिट्स नहीं होती हैं अगर सेम क्वांटिटी है। यहां भी मोल्स है, नीचे भी मोल्स है, मोल से मोल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कैसा आएगा? यूनिटलेस आएगा। कैसा आएगा? ये यूनिटलेस आएगा। क्लियर बात? अब इसका मेरे पास बचता है क्या? मास परसेंटेज। क्या बचता है? मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज क्या होता है? अगर मुझे निकालना है वेट बाय वेट परसेंटेज तो क्या होता है भाई साहब? WB अपॉन में WA प्लस WB इंटू में। यानी सिंपल सी बात करूं मैं, अगर डेफिनेशन आप लिखना चाहो तो क्या होगा भाई साहब? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ग्राम के अंदर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन।
100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट है, दैट इज मास परसेंटेज, और कुछ नहीं। मल्टीप्लाई 100 से कर दिया। यहीं पर एक टर्म और आती है पीपीएम। पीपीएम में भी कुछ नहीं करना। पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। अब हमने जैसे परसेंटेज निकाला था, पीपीएम में कुछ नहीं करना, डब्ल्यू बी अपॉन में डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। मल्टीप्लाई किससे किया था, 100 से। परसेंटेज के लिए, पीपीएम के लिए किससे कर देंगे, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे कर देंगे, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या बन जाएगा, ये पीपीएम बन जाएगा। पीपीएम जनरली तब इस्तेमाल किया जाता है जब मान लिया मैंने एक सॉल्यूशन बनाया और सॉल्यूट इसमें मैंने बहुत ट्रेस क्वांटिटी में डाल दिया। जैसे मेरे पास 100 ग्राम का एक सॉल्यूशन था, उसमें मैंने 1 ग्राम या कुछ मिलीग्राम सॉल्यूट डाल दिया, तो इस केस में मैं सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को मेजर कैसे करता हूं, पीपीएम के अंदर करता हूं। ठीक है। अच्छा, पीपीएम और वेट बाय वेट परसेंटेज में अगर रिलेशन ढूंढना हो तो क्या मिलेगा, देखो ध्यान से। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अगर इसी को मैं मॉडिफाई करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये तो पूरा का पूरा टर्म सेम दिख रहा है, ये मास परसेंटेज में अगर मैं यहां से 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 4 कर दूं चलेगा। 10 की पावर 2 का मतलब 100, और ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, वेट बाय वेट परसेंटेज। तो मैं बोल दूंगा सर पीपीएम इज इक्वल टू, ये हो गया वेट बाय वेट परसेंटेज, और इनटू में कितना बच गया, 10 की पावर 4। दैट इज द रिलेशन बिटवीन मास परसेंट एंड पीपीएम। क्लियर। अब आपने जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी हैं, इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन सी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं टेम्परेचर डिपेंडेंट या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की बात कर लेता हूं मैं, बाकी सारी बच गई क्या हो जाएंगी, डिपेंडेंट हो जाएंगे। देखो ध्यान से, मेरे पास 2 टर्म है, एक है वेट बाय वेट परसेंटेज और दूसरा क्या है, मोलरिटी। मैं आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूं। जहां आपको वॉल्यूम दिख जाए, जिस कंसंट्रेशन टर्म के अंदर क्या दिख जाए, आपको वॉल्यूम दिख जाए, वो सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होंगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगी। और जहां वॉल्यूम नहीं है, वो सारी कंसंट्रेशन टर्म्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं। किससे, टेम्परेचर से। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, टेम्परेचर घटाओगे तो भी वॉल्यूम चेंज होगा। अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी, मतलब वो कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। क्लियर होगी बात, ठीक। तो यहां तक बात हो गई हमारी। कितना टाइम हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास बच्चे यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में, क्योंकि ये बेसिक सारी चीजें कवर हो गई हैं, तो अगली क्लास में मैं क्या करूंगा, इसका जो बचा हुआ पोर्शन है ना, वो सारा कवर करके इसके सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तब तक आपका काम इतना है कि जितना पढ़ाया गया आपको एक बार रिवाइज करो, और कंसंट्रेशन टर्म से क्वेश्चन अभी मैं डिस्कस नहीं कर पाया हूं, लेकिन अगली क्लास में मैं इसको कंटिन्यू करूंगा और कंसंट्रेशन टर्म से जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एंड क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद जो बचे हुए रिमेनिंग पार्ट है इसके, उसको हम कवर करेंगे। और कवर करने के बाद फाइनल लेक्चर के अंदर हम सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के या भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हम क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली क्लास में बच्चे।